डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले। होली से पहले किसानों को बड़ी राहत। धान किसानों को मिलेगा 3100 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ। 25 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेंगे 10,000 करोड़ रुपए। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना। बजट में किए गए प्रावधानों को उचित ढंग से लागू नहीं करने पर लगाया आरोप। राज्य सरकार को आंकलन करने की दी नसीहत। वहीं बैलेट से निकाय चुनाव को लेकर खुलकर जताई नाराजगी। दुबई में लंबे समय से फंसे झारखंड के 14 मजदूरों की स्वदेश वापसी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की दखल के बाद सुरक्षित लौटे। दुबई की कंपनी ने रख लिया था मजदूरों के कागजात। बिहार के भागलपुर में धूमधाम से मनाई गई शहीद तिलक मांझी की 276वीं जयंती। आदिवासी समाज ने पारंपरिक संथाली नृत्य और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ किया शहीद तिलक मांझी को नमन। युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने की अपील। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्णयों की जानकारी ली। कैबिनेट ने फरवरी मार्च 2026 में होने वाले विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ बजट वर्ष 2026 और 27 के विनियोग विधेयक के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि होली से पहले एक मुश्त भुगतान की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2025 और 26 में 25,24,000 किसानों से 141,04,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए की राशि होली से पहले किसानों के खातों में जमा कराई जाएगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रवास के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसा बंदियों को नमन किया। गौरेला के मंगली बाजार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मीसा बंदियों एवं उनके परिजनों से आत्मीय मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। मुख्यमंत्री साय मीसाबंदी श्री कोमल चंद जैन और श्री शिव कुमार सोनी के निवास पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने शाल और श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विनम्र भाव से कहा, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष को राष्ट्र के लिए अमूल्य बताया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने मीसा बंदियों द्वारा झेली गई पीड़ा और संघर्ष की दास्ता को गंभीरता से सुना और उनके साहस व त्याग को नमन किया। इस अवसर पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक प्रणब मरपच्ची, विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैंकरा, कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। बेमेतरा में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। एसडीएम प्रकाश भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में और मैरिज हॉल संचालक को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर व डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। तय डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि प्रसारण दंडनीय रहेगा। बिना अनुमति उपकरण चलाने पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नियमित निगरानी की बात कही, जबकि नगर पालिका ने संचालकों को नियमों का लिखित पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने कहा कि विवाह सीजन में संघन जांच अभियान चलाया जाएगा और उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा।
अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां राजधानी रांची में एनडीए गठबंधन दल के सहयोगी पार्टी आजसू ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य सरकार पर खुलकर निशाना साधा है। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने पिछले बजट सत्र में किए गए प्रावधानों को उचित ढंग से लागू नहीं करने के आरोप लगाए। तो वहीं आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी सरकार पर कई सवाल उठाए गए। रांची में एनडीए गठबंधन के मुख्य सहयोगी दल आजसू के विस्तार पर पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने जेएलकेएम, कांग्रेस, झामुमो और अन्य दलों से आए गठबंधन संगठन के सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनका अपनी पार्टी में स्वागत किया। इस बीच सभी नए सदस्यों को आजसू का पट्टा और माला भी पहनाया गया। तो वहीं पार्टी में शामिल होने पर सभी ने मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आजसू में अपने समर्पण का संदेश भी दिया। कांग्रेस पार्टी ने निर्मला देवी को फुसरो नगर परिषद के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए समर्पित प्रत्याशी घोषित किया है। बुधवार को इसकी घोषणा बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के समक्ष ठोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित आवास में की। इससे पहले अध्यक्ष पद के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह विफल रहा। इसके बाद बैठक में विधायक ने कहा कि कोर कमेटी व पीसीसी बैठक में निर्मला देवी का चयन किया गया है। बैठक के दौरान विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि पार्टी संगठन के निर्णय के अनुरूप सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव में उतरें और कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए काम करें। दुबई में फंसकर गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट का सामना कर रहे झारखंड के 14 प्रवासी मजदूरों को आखिरकार राहत मिल गई है। आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सभी मजदूर सुरक्षित रूप से अपने गृह राज्य झारखंड लौट आए हैं। जानकारी के अनुसार संबंधित कंपनी मजदूरों के वेतन में अनुचित कटौती कर रही थी और कई महीनों से उनका भुगतान लंबित था। इतना ही नहीं, कंपनी ने उनके पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी भी अपने कब्जे में रख लिए थे, जिससे वे असहाय स्थिति में फंस गए थे। मामला झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दुबई में कार्यरत जैद अहमद अंसारी से संपर्क किया। जैद अहमद अंसारी ने मजदूरों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और कंपनी प्रबंधन से सख्त वार्ता की। इसके बाद बकाया वेतन भुगतान और दस्तावेजों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कराई गई। पूरे मामले की जानकारी भारतीय दूतावास को भी दी गई। दूतावास से हस्तक्षेप के बाद कंपनी ने मजदूरों के बकाया भुगतान और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 14 प्रवासी मजदूर सुरक्षित स्वदेश लौट आए। बोकारो जिला पुलिस की मासिक अपराध गोष्ठी बोकारो एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग रूम में रखी गई थी, जिसमें जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बोकारो एसपी ने महिला सुरक्षा के संदर्भ में अफवाहों से बचने की बात कही और गाड़ियों में ब्लैक फिल्म का उपयोग न करने की अपील की। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि आज की मासिक अपराध गोष्ठी में क्राइम इन्वेस्टिगेशन और कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई और आज जो अहम मुद्दे हैं, जैसे कुछ लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस संदर्भ में हमें क्या करना है, किन बिंदुओं पर ध्यान देना है और कैसे भ्रामक चीजों को रोकना है और जल्द से जल्द ही सत्यता की पुष्टि करना, उस पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ बोकारो पुलिस अधीक्षक ने गाड़ियों में ब्लैक फिल्म ना उपयोग करने की अपील की। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का, जहां भागलपुर के तिलक मांझी चौक पर आदिवासी समुदाय की ओर से स्वतंत्रता सेनानी शहीद तिलक मांझी की 276वीं जयंती गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए और शहीद तिलक मांझी को नमन किया।
इस अवसर पर भागलपुर नगर निगम के उप महापौर सलाउद्दीन हसन, सामाजिक कार्यकर्ता कमल जायसवाल, ईशांत सिन्हा सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। समारोह के दौरान आदिवासी कलाकारों द्वारा पारंपरिक संथाली नृत्य की भव्य प्रस्तुति की गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर बने हुए इस नृत्य ने कार्यक्रमों में सांस्कृतिक रंग भर दिया। उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शहीद तिलक मांझी का जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समाज को संगठित कर स्वतंत्रता की अलग जगाई। वक्ताओं ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने और समाज व देश के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। भागलपुर में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और किसानों के समर्थन से बुलाए गए भारत बंद का असर भागलपुर में भी देखने को मिला। शहर के विभिन्न इलाकों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं और कई बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। बैंक कर्मचारियों ने शाखाओं के बाहर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस भारत बंद में इंटक, AITUC, HMS, CITU, AITUCUT, TUCC, सेवा कर्मियों की यूनियन, AICCTU, LPF और UTUC जैसे प्रमुख ट्रेड यूनियनों शामिल रहे। यूनियनों का कहना है कि पिछले साल लागू किए गए 4 नए श्रम कोड 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेकर आए हैं, जिससे कर्मचारियों के अधिकार कमजोर हुए हैं। इन कानूनों से नौकरी की सुरक्षा घट गई है और नियोक्ताओं को कर्मचारियों को आसानी से नियुक्त या नौकरी से निकालने की छूट मिल गई है। भागलपुर में बैंक बंद रहने से आम उपभोक्ताओं को लेन देन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से श्रम कोड वापस लेने, श्रमिकों के हित की रक्षा करने और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तालुका से एक रूह कांपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक 16 साल की नाबालिग छात्रा को डरा धमकाकर पिछले 7 महीने से 5 युवक दरिंदगी का शिकार बना रहे थे। इस क्रूरता के कारण पीड़िता 3 महीने की गर्भवती हो गई, जिसके बाद से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में चांदूर रेलवे स्टेशन रेलवे पुलिस ने सभी 5 आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों की लगातार धमकियों की वजह से पीड़िता शिकायत करने से डर रही थी। आखिरी में उसकी तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल जांच में पता चला कि वह 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जिसके बाद यह घटना सामने आई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सब इंस्पेक्टर वीड़ा पांडे के मार्गदर्शन में आगे की जांच चल रही है। आरोपियों के खिलाफ रेप, गैंग रेप, पॉस्को और जाति की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेन से दहाड़ू की ओर यात्रा कर रहे एक युवक चलती ट्रेन से सीधे बैतरणी खाड़ी के पानी में गिर गया, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता और तत्परता से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। युवक का नाम उदयन वांगड़ है और वह बोईसर का निवासी बताया जा रहा है। रात के समय ट्रेन से यात्रा करते हुए उदयन बोईसर की ओर लौट रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह सीधे बैतरणी खाड़ी के पास जाके गिरा। गिरने के बाद खाड़ी में बने एक पिलर के निर्माण ढांचे का सहारा लेकर खुद को संभाले रखा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग नाव लेकर मौके पर पहुंचे और युवक को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे।
महाराष्ट्र के अमरावती के बलगांव में दरियापुर जंक्शन के पास एक गंभीर घटना हुई जब कुछ हिंदुत्व संगठन के कार्यकर्ताओं ने गाय तस्करी के शक में शंकरपट कंपटीशन के लिए बैलों की जोड़ी ले जा रहे एक मालिक को रोककर पीटा। इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए टेंशन वाला माहौल बन गया। आखिर में पुलिस को हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाना पड़ा। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बैलों की जोड़ी का मालिक अपनी गाड़ी में शंकरपट कंपटीशन के लिए बैलों की जोड़ी लेकर जा रहा था। दरियापुर जंक्शन के पास कुछ हिंदुत्व संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसकी गाड़ी रोकी। उन्हें गाय तस्करी का शक हुआ और उन्होंने उसको बैलों से जुड़े कागजात मांगे। हालांकि इससे पहले कि वे जांच कर पाते, दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। कहा जा रहा है कि बहस बढ़ने के बाद भीड़ ने उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, भीड़ ने उस व्यक्ति की गाड़ी को भी तोड़फोड़ कर दी। इस घटना से इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलते ही अमरावती शहर पुलिस की एक बड़ी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर किया। इसके बाद स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां देश भर की ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिला, जिसका प्रभाव पंजाब के अमृतसर में भी साफ नजर आया। अमृतसर के भंडारी ब्रिज पर विभिन्न मजदूर संगठनों और किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से एक बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए लेबर कोड का विरोध करते हुए उन्हें मजदूर विरोधी बताया। उनका कहना है कि इन कानूनों से कर्मचारियों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं और नौकरी की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने मनरेगा योजना को मजबूत करने और उसे पूरी तरह लागू करने की मांग उठाई। इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस बिल से बिजली दरें बढ़ेंगी और आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसके अलावा भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में भी नारे लगाए गए, यह कहते हुए कि इससे किसानों, छोटे व्यापारियों और घरेलू उद्योगों को नुकसान हो सकता है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर नगरवासियों के लिए सीएम ग्रिड योजना विकास की नई राह खोलने वाली पहल साबित होने जा रही है। इस योजना के तहत शहर के प्रमुख मार्गों और गलियों का वैज्ञानिक ढंग से चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम की पुरानी समस्या में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है। योजना के अंतर्गत केवल सड़क निर्माण ही नहीं, बल्कि नाली, सीवर, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी एक साथ विकसित किया जाएगा। इससे बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सड़कों के किनारे हरियाली, सुव्यवस्थित फुटपाथ और आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था से कानपुर की पहचान एक स्मार्ट और विकसित शहर के रूप में स्थापित होगी। कुल मिलाकर सीएम ग्रिड योजना शहर को आधुनिक बुनियादी ढांचे से जोड़ते हुए विकास की तेज रफ्तार देने वाली अहम पहल मानी जा रही है। संभल की चंदौसी स्थित केंद्रीय भंडारण निगम पर बुधवार रात सीबीआई ने छापा मारा। इस दौरान डिपो मैनेजर और उनके सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई की यह कार्रवाई 17 घंटे चली। सीबीआई टीम बुधवार रात सेंट्रल वेयरहाउस पहुंची। टीम ने पूरी रात वेयरहाउस के अंदर दस्तावेजों की गहन छानबीन की, साथ ही वहां रखे माल की भी जांच की जा रही है। सीबीआई अधिकारी अलग अलग कमरों में पकड़े गए सभी मैनेजरों से पूछताछ कर रहे हैं। यह कार्रवाई गुन्नौर तहसील क्षेत्र के एक राइस मिल मालिक की शिकायत पर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि डिपो मैनेजर और क्वालिटी मैनेजर मानकों पर खरा न उतरने या खराब माल होने पर भी रिश्वत लेकर भंडारण कर देते हैं। सीबीआई ने अपना नेटवर्क बिछाने के लिए बुधवार देर रात यह कार्रवाई शुरू की।
मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना क्षेत्र के विज्ञाना के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50,000 का इनामी कुख्यात बदमाश अमजद गोली लगने से ढेर हो गया। एनकाउंटर इतना जबरदस्त था कि सामने आमने हुई फायरिंग में एसपी ग्रामीण की गाड़ी तक गोली लग गई। हालांकि एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल बाल बाल बच गए। काउंटर फायरिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर संदीप चौधरी और एक सिपाही अशफाक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक बदमाश अमजद के खिलाफ लूट, हत्या, डकैती जैसी संगीन धाराओं में करीब 40 मुकदमे दर्ज थे। कुख्यात अमजद का आतंक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली तक फैला हुआ था। अंबेडकर नगर में पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 43 किलो गांजा बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया से गांजा लेकर 2 कारों से आ रहे थे। इस गिरोह का सरगना राहुल वर्मा है, जिसके विरुद्ध उड़ीसा में मुकदमा दर्ज है। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया। यूपी के कौशाम्बी पुलिस को मोबाइल चोरी और गुमशुदगी के मामलों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद के सभी थानों की संयुक्त कार्रवाई में कुल 83 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। बरामद किए गए मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने CIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई की। सर्विलांस और मैनुअल इनपुट की मदद से विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन ट्रैक किए गए। इस अभियान में थानों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर और CCTNS टीम ने तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण कर अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद मोबाइलों की पहचान सुनिश्चित कर उन्हें वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया गया। CIR पोर्टल पे दर्ज मोबाइल की कंप्लेंट्स जो गुम होने की हो या चोरी होने की हो या खो जाने की हो, उसमें से आप देखेंगे जनपद कौशाम्बी के सभी थानों की टीम्स ने माह जनवरी में कुल 83 मोबाइल फोन बरामद किए हैं विभिन्न कंपनियों के। इसकी कीमत देखा जाए तो करीब 20 लाख की बरामदगी है। आप देखेंगे लगातार CIR पोर्टल पे जनपद कौशाम्बी अच्छा काम कर रहा है। पिछले माह दिसंबर में जो बरामदगी थी पूरे प्रदेश में नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग थे। उसके पहले भी हमेशा नंबर 1 रहे हैं। तो हमारी टीम्स इसमें अच्छा काम कर रही हैं। घटना सौरेक थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की है, जहां सुबह बस चालक को झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। बस में सवार लगभग 50 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस बल ने राहत बचाव शुरू करके सभी घायलों को सौरेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बस में सवार घायल युवक ने बताया कि बस में लगभग 70 यात्री सवार थे, जिनमें 50 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं यात्री। सभी घायलों को राहत बचाव शुरू करके सौरेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रत्यदर्शी घायल ने बताया कि बस चालक को झपकी आने से बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा पलट गई। बस में लगभग 70 यात्री सवार थे, इनमें 50 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।